लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी वो भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स के टाइप्स के बारे में बात की थी। वहाँ पे हमने दो अलग अलग टाइप्स को डिस्कशंस में लिया था। पहला टाइप कौन सा था? अकॉर्डिंग टू यूज़। वहाँ पे हमने कौन कौन से टाइप को देखा था? एक था पावर एम्पलीफायर और दूसरा क्या था? वोल्टेज एम्पलीफायर। फिर हमने उन दोनों की सर्किट्स को डिस्कशंस में लिया। पहली सर्किट जो थी वो क्या थी? वोल्टेज एम्पलीफायर की सर्किट। यहाँ पे हमने दोनों सर्किट्स को BC547 से बनाया था। वोल्टेज एम्पलीफायर में जो भी यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर बायस का कंस्ट्रक्शन। और जो पावर एम्पलीफायर में यूज़ होता है उसे हमने क्या बोला था? टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी। मतलब कि वहाँ पे हमने एक अलग तरह से कंस्ट्रक्शंस का यूज़ किया था। उस कंस्ट्रक्शन को हमने पर्टिकुलरली नाम क्या दिया था? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। फिर हमने ये बात की कि वोल्टेज एम्पलीफायर जो है वो किससे बनता है? बीजेटी ट्रांजिस्टर से बनता है। जबकि पावर एम्पलीफायर को बनाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? एफईटी का यूज कर सकते हैं। तो एफईटी का फुल फॉर्म क्या बनता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे हमने ये बात भी क्लेरिफाई की थी कि 90 से 95% का ये जो कंस्ट्रक्शन है इन बिटवीन बीजेटी और एफईटी वो क्या है? सेम है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस किसका है? सिर्फ और सिर्फ एक R1 रजिस्टर का डिफरेंस है। बाकी सभी कैपेसिटर्स के बारे में और बाकी तीनों रजिस्टर के बारे में यहाँ पे क्या आता है? टोटल इक्वालिटीज आती है। फिर हमने क्या डिस्कशंस किया था? फिर हमने देखा था अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन में भी दो पार्ट्स अलग अलग हमने डिस्कशंस में लिए थे। पहला क्या था? ऑडियो एम्पलीफायर। दूसरा क्या था? रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो ऑडियो एम्पलीफायर में हमने बोला था कि ये बीजेटी से बन सकता है। ऑर्डिनरी पर्पस में हम इसे यूज़ करते हैं म्यूज़िक में या फिर स्पीच ऑपरेशंस में। फिर हमने ये डिस्कशंस की कि ये जो रेडियो एम्पलीफायर्स होते हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं? रेडियो स्टेशंस में यूज़ होते हैं, जहाँ पे हम करियर वेव्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि वेरी हायर फ्रीक्वेंसी में यूज़ होते हैं। और उसकी फ्रीक्वेंसी की जनरल रेंज क्या होती है? मेगा की रेंज में आती है, जिसका फैक्टर क्या बनता है? 10⁶। और हमने ये बात भी डिस्कशंस में ली थी कि ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है वो जनरली 6 और मोर स्टेजेस को कंस्ट्रक्ट करके बनाए जाते हैं। और उसका रिजोल्यूशन उस 6 और मोर स्टेजेस के यूज़ करने पर क्या हो जाता है? बेटर हो जाता है, जो कि हमारे लिए यूज़ करने के लिए कैपेबल बन जाता है। और हमने ये बात भी डिस्कशंस में ली थी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है वो जनरली किस कंपोनेंट्स का एज अ हेल्पिंग यूज़ करते हैं? इंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कशंस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम डिस्कशंस करने वाले हैं तीसरे पोर्शंस के बारे में, जो कि डिपेंड्स है कपलिंग शेम के ऊपर। तो मैंने पहले वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी ये बताया था कि कपलिंग शेम का मतलब क्या होता है। जब आप दो अलग अलग स्टेजेस को एक दूसरे के साथ कास्केड करते हैं। कास्केड का मतलब क्या होता है? बैक टू बैक कनेक्शन। मतलब कि पहले स्टेज का जो आउटपुट है उसे हम दूसरे स्टेज के इनपुट में देने वाले हैं। इसी तरह से दूसरे स्टेज के आउटपुट को तीसरे स्टेज के इनपुट में देंगे। मतलब कि पहले का आउटपुट और अपकमिंग से मेरा मतलब क्या है? दूसरा कंसीडर कर लीजिए। तो दूसरे का क्या कनेक्ट होगा? इनपुट कनेक्ट होगा। मतलब कि आउटपुट और इनपुट का दोनों का अल्टरनेटिव कनेक्शन है, जिसे हम बोल सकते हैं बैक टू बैक कनेक्शन। जिसकी वजह से क्या जनरेट होता है? एक सीरीज कंस्ट्रक्ट होती है। तो इस सीरीज के कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? कास्केडेड बोल सकते हैं। मतलब कि वो एक दूसरे के साथ कास्केडेड कंस्ट्रक्टेड है। तो इस तरह से जब आप मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर्स एम्पलीफायर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? जैसे मैंने पहले वीडियोस में डिस्कशंस की थी उसी तरह से कि यहाँ पे आपको बायसिंग को प्रॉपरली मेंटेन करना होता है। तो बायसिंग को जब आप प्रॉपरली मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे आपको उसके क्यू पॉइंट को मेंटेन करना पड़ता है, उसके डीसी सप्लाई को मेंटेन करना पड़ता है। वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रांजिस्टर सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रीजन में स्टेबल रहे, ना ही वो कट ऑफ की तरफ प्रोपेगेट हो और ना ही वो किसी और पोर्शंस की तरफ प्रोपेगेट हो। ये भी पॉसिबल है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ही काम कर रहा हो लेकिन उसका क्यू पॉइंट वो ऊपर साइड शिफ्ट हो जाए या फिर नीचे की साइड शिफ्ट हो जाए तो भी वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। क्योंकि उस कॉम्प्लिकेशन में उसका आउटपुट का जो साइकिल है वो साइकिल थोड़ा या कुछ ज्यादा पोर्शन में क्लिप हो सकता है। तो वो भी एक्टिव रीजन में है लेकिन होगा क्या कि वहां पे आपको आउटपुट 100% नहीं मिलेगा। तो आपको इस दोनों सिचुएशंस को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है?
अच्छी तरह से बायसिंग करना पड़ता है। तो उस बायसिंग के लिए आप दो स्टेज को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? कुछ हेल्पिंग कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। और उस हेल्पिंग कंपोनेंट्स के टाइप पर यहाँ पे क्या डिवीजन होने वाला है? ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का एक क्लासिफिकेशन जनरेट होने वाला है, जिसका टाइटल क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू कपलिंग शेम। ओके, तो यहाँ पे क्या बात करते हैं? अकॉर्डिंग टू कपलिंग शेम। देखते हैं। The output of a single stage amplifier is usually unable to meet the practical requirements। मतलब क्या है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का यूज करते हैं तो उस एम्पलीफायर में क्या होता है? सिग्नल सिर्फ एक ही बार एम्पलीफाई होता है। तो वो जो सिग्नल है हमारा, वो इनफ एम्पलीफिकेशन होके बाहर नहीं आता है। मतलब कि जितना वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन, जितना पावर का एम्पलीफिकेशन हमें चाहिए होता है, उतना एम्पलीफिकेशन वो सिंगल स्टेज हमें नहीं दे पाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? इस तरह से सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के हमें मल्टीपल स्टेजेस का यूज करना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? एक ही टाइप की प्रोसेस बार बार रिपीट होती है। तो उस रिपीटेड प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि ये जो एम्पलीफिकेशन का काम है, वो एम्पलीफिकेशन का काम अच्छी तरह से मल्टीप्लाई होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे ही मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होने की वजह से वो मोर एंड मोर श्योर होता है। और श्योर होने का मतलब क्या है? कि वो मोर एंड मोर एम्पलीफाई होता है। तो एम्पलीफाई होने की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा और एक ऐसा स्टेज आपको मिलेगा कि उस स्टेज के बाद जो भी सिग्नल आपको आउटपुट में मिलता है वो सिग्नल इनफ एम्पलीफाई हुआ मिलेगा आपको, जिसकी वजह से उस एम्पलीफाइड सिग्नल को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं और वो सिग्नल आपके लिए 100% एप्लीकेबल बन जाता है और 100% आपके लिए एम्पलीफाई किया हुआ आपको मिलता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कि उसे हम मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोलते हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट कहाँ से जनरेट होती है? रिक्वायरमेंट जनरेट होती है हमारे आउटपुट सिग्नल के वोल्टेज के नीड के साथ। मतलब कि हम सिग्नल को कितना हाई रिजोल्यूशन में एम्पलीफाई करना चाहते हैं, उस रिजोल्यूशन के अकॉर्डेंस में हमें एम्पलीफायर्स के स्टेज को कास्केडेड करना पड़ता है। और उस स्टेज को कास्केडेड करने के वक्त हम क्या यूज करते हैं? कुछ कपलिंग कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, जिसे हम दूसरे वर्ड में हेल्पिंग कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं। सो वी नीड टू परफॉर्म वर्क ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑन दैट स्टेज मोर टाइम्स अंटिल इट बिकेम्स स्ट्रोंग इनफ। मतलब कि जब तक वो स्ट्रोंग नहीं बन जाता तब तक हमें उसे क्या करना पड़ता है? एम्पलीफाई करना पड़ता है। और ये जो वर्क है, उस वर्क को हमें क्या करना पड़ता है? रिपीटेडली यूज करना पड़ता है। इसलिए जो एक स्टेज काम करता है वही काम आगे के सभी स्टेज करते हैं। A multi-stage amplifier is often required for additional amplification। ये क्या चाहता है हमसे? एक एडिशनल एम्पलीफिकेशन चाहता है। मतलब क्या है? कि एक स्टेज जो एम्पलीफिकेशन करता है वो एम्पलीफिकेशन इनफ नहीं है, इसलिए उस एम्पलीफाई किए हुए सिग्नल को ही दूसरी बार एम्पलीफाई करना पड़ता है। मतलब कि आप यहाँ पे जो हमारा कोर सिग्नल है, कोर सिग्नल से मेरा मतलब क्या है? वो सिग्नल जो कि एम्पलीफाई नहीं किया गया है, जिसे कि हम फर्स्ट टाइम एम्पलीफायर में इनपुट में देते हैं, उस सिग्नल को हम वहां पे रिपीट नहीं करने वाले हैं। हम किस सिग्नल को रिपीट करने वाले हैं? उस सिग्नल के एम्पलीफाई किए हुए दूसरे सिग्नल को। मतलब ये है, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूं। कंसीडर कीजिए कि ये हमारा पहला स्टेज है। यहाँ पे हम क्या देने वाले हैं? एक फर्स्ट इनपुट सिग्नल देने वाले हैं। ये इनपुट सिग्नल इस फर्स्ट स्टेज में से क्या होने वाला है? आउटपुट होने वाला है। और ये हमें यहाँ पे किस तरह से मिलेगा? एज अ आउटपुट सिग्नल मिलेगा, जो कि एम्पलीफाई किया हुआ मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे? एक दूसरा स्टेज लेंगे। दूसरा स्टेज भी टोटली आइडेंटिकल होगा। किससे आइडेंटिकल होगा? मतलब कि वो फर्स्ट स्टेज के साथ आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल से मेरा मीनिंग क्या है? कि जैसे कंस्ट्रक्शन और जैसा बिहेवियर फर्स्ट स्टेज का था, वैसा ही बिहेवियर किसका होगा? सेकेंड स्टेज का होगा। फिर क्या करेंगे? ये जो फर्स्ट स्टेज का हमारा आउटपुट था, इस आउटपुट को हम कहां पे देने वाले हैं? सेकेंड स्टेज के इनपुट में देने वाले हैं। तो ये आउटपुट अब सेकेंड स्टेज का क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। और ये दूसरे स्टेज में से हमें किस तरह से मिलने वाला है? एज अ आउटपुट हमें मिलने वाला है। तो मतलब मेरा क्या कहने का था कि यहाँ पे जो इनपुट में फर्स्ट सिग्नल यूज हुआ था, इस सिग्नल को हम क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट सिग्नल बोल सकते हैं। क्यों सब्जेक्ट सिग्नल बोलते हैं? क्योंकि वही हमारा फंडामेंटल सिग्नल है कि जिसके ऊपर हम वर्क करने वाले हैं। लेकिन उस सिग्नल पर जब एक बार वर्क हो जाता है, किसकी वजह से वर्क हो जाता है? फर्स्ट स्टेज सिंगल एम्पलीफायर की वजह से वर्क हो जाता है।
तो उस वर्क होने की वजह से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एक आउटपुट सिग्नल मिलता है और ये आउटपुट सिग्नल सेकंड स्टेज में एज अ इनपुट अप्लाई होने वाला है। तो मतलब ये हो गया कि सेकंड स्टेज में जो भी इनपुट जाएगा वो इनपुट फर्स्ट स्टेज का क्या होगा, आउटपुट होगा। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम जो पहला इनपुट सिग्नल है, जो हमारा सब्जेक्ट इनपुट सिग्नल है, उस सिग्नल को हम हर बार नहीं रिपीट करते हैं। हम किसको रिपीट करते हैं, आगे के स्टेज के आउटपुट को अपकमिंग स्टेज के इनपुट में रिपीट करते हैं। तो इसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है, बैक टू बैक कनेक्शन, या फिर इसे बोला जाता है कास्केडेड कनेक्शन। और उसी तरह से हमने इसे क्या बोला था कि ये मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है जो कि एडिशनल एम्पलीफिकेशन का काम करता है। मतलब कि जो सिग्नल एक बार एम्पलीफाई हो चुका है उसे हम दूसरी बार एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ये जो एम्पलीफिकेशन दूसरी बार होने वाला है उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं एडिशनल एम्पलीफिकेशन। फिर क्या बात आती है, टू कंस्ट्रक्ट अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर द आउटपुट ऑफ वन स्टेज इज कपलर टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। मतलब क्या होता है कि एक स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज के इनपुट के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन उसे हमें कपल करना पड़ता है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जिस तरह से हम इसे कनेक्ट करते हैं उस कनेक्शन के आधार पर हमें यहाँ पे अलग अलग टाइप्स मिलने वाले हैं। For this construction, we need some helping components, and on that basis, these amplifiers are classified as following. मतलब कि जो भी helping components यूज होने वाले हैं उस helping components के बेसिस के ऊपर क्या होने वाला है, यहाँ पे कपलिंग शेम के सब टाइप्स कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं। तो ये सब टाइप्स क्या है देखते हैं। According to the coupling devices used, the amplifiers are classified as, फर्स्ट क्या आता है, RC coupled amplifier, फिर सेकंड क्या आता है, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, और तीसरा क्या आता है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट हो गया RC कपल्ड एम्पलीफायर। आर से मतलब क्या है, आर स्टैंड्स फॉर रजिस्टर, सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर। मतलब कि जिस एम्पलीफायर के कंस्ट्रक्शन में आप रजिस्टर और कैपेसिटर का एज अ हेल्पिंग कंपोनेंट यूज करते हैं टू कपल देम, तो वो जो ट्रांजिस्टर बनता है, वो जो एम्पलीफायर बनता है, उस एम्पलीफायर को हम क्या बोल रहे हैं, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। लेकिन अगर आप इस आर और सी की जगह ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं तो उस एम्पलीफायर को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, जो कि हमारा कपलिंग शेम का एक दूसरा टाइप है जिसका नाम क्या बनता है, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, ट्रांसफॉर्मर टू टाइप्स के होते हैं, मतलब कि एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो दूसरा क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक ट्रांसफॉर्मर अपने इनपुट में आए हुए वोल्टेज को आउटपुट में क्या करता है, स्टेप डाउन करता है, मतलब कि उस वोल्टेज के रेटिंग को कम कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। दूसरा ट्रांसफॉर्मर कैसा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जिसका मैकेनिज्म किस तरह से कि वो अपने इनपुट में आए हुए सिग्नल को आउटपुट में क्या कर देता है, राइज कर देता है, मतलब कि उसका वोल्टेज लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो उसकी वजह से हम उस ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो अगर इन दो टाइप्स के बारे में बात करें तो आपको पहली बार माइंड में यही स्ट्राइक होगा कि अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है और हमारा इस एम्पलीफिकेशन का एम भी क्या है, वोल्टेज को इंक्रीज करना, तो शायद ये हो सकता है कि इस एम्पलीफायर के कंस्ट्रक्शन में हम किस ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का। लेकिन अगर आपका ये मैकेनिज्म है, अगर आपका ये थॉट्स है, तो ये थॉट्स टोटली रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं होने वाला है। यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज होगा, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज होने वाला है। कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज होने वाला है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होने वाला है, इनपुट का वोल्टेज, मतलब कि इसे लिख सकते हैं वी आई, वो आउटपुट में क्या होगा, कम होगा। मतलब कि इनपुट का वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा, आउटपुट का वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। मतलब कि अगर इन दोनों वोल्टेज के बारे में हम रिलेशन लिखते हैं तो वो रिलेशन किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से। मतलब कि इसे रीड आउट कैसे करते हैं, वी आई इज ग्रेटर देन वी ओ। मतलब ये है कि ये जो इनपुट वोल्टेज का रेटिंग है वो हमेशा आउटपुट वोल्टेज के रेटिंग से क्या होगा, हाई होगा।
लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं एम्प्लीफिकेशन के बारे में, लेकिन फिर भी यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। अभी मैं आपको इसके बारे में बहुत डीप में नहीं समझाता, इसके बारे में मैं आपको तब समझाऊंगा जब मैं एक अलग से वीडियो आपके सामने रखूंगा जो कि टोटली बेस्ड होगा हमारे ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में। तब हम वहाँ पे मैकेनिज्म के थ्रू बात करेंगे कि वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज़ होता है। अभी तक आपको जानकारी के लिए इतना याद रखना जरूरी है कि ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर में दो टाइप्स में से सिर्फ एक टाइप यूज होता है जिसका नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और ये क्यों यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो ट्रांसफॉर्मर के टर्न रेशियोज होते हैं, टर्न रेशियोज का मतलब क्या होता है कि उसका एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। इस तरह से हम उसका कोर कंसीडर करते हैं और उस कोर में हम इस तरह से कुछ मैकेनिज्म में वाउंडिंग्स कंसीडर करते हैं। तो प्राइमरी में हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, सेकेंडरी से हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, प्राइमरी में वाइंडिंग्स क्यों क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। सेकेंडरी में जो वाइंडिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हम अगर इस वाइंडिंग के नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, टर्न रेशियो। टर्न से मतलब क्या है, उसमें जो टर्न से मतलब कि वहां पे जो एक वाइंडिंग किया हुआ है उस वाइंडिंग के नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, टर्न नंबर्स। तो यहाँ पे दो टर्न नंबर्स बनते हैं, एक बनता है NS, दूसरा बनता है NP। तो ये क्या है, नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ये है नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ये रिलेशन कुछ इस तरह से लिखा जाता है, मतलब कि NP नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप इस टर्न रेशियो का एक रेशियो लिखते हैं, रेशियो से मेरा मतलब क्या है, वन फैक्टर इज डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, NS अपॉन NP लिखेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, NS तो उसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, अपॉन क्या आएगा, NP नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। तो फैक्टर क्या बनेगा, NS अपॉन NP। तो आप ये सोच सकते हैं, अभी मैंने क्या बोला था, NP ऑलवेज ग्रेटर देन NS। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखिए इस फैक्टर को। तो इस फैक्टर में ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से मतलब क्या है कि ये जो नीचे वाली टर्म है वो नीचे वाली टर्म क्या है, ऊपर वाली टर्म से लार्जर है। तो इसकी वजह से ये जो फैक्टर मिलेगा वो फैक्टर क्या आएगा, वो फैक्टर लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 से मतलब क्या है कि उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 पॉइंट समथिंग आएगी। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, ये नेगेटिव नहीं होंगी, ये क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ लेस देन 1 होंगी। तो इससे मतलब क्या होता है, इनसे मतलब ये होता है कि यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का एक ऐसा फैक्टर हमें बन के आता है जो फैक्टर हमारे टर्न रेशियो को लेस देन 1 बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हाई रिएक्टेंस प्रोड्यूस होता है। और उस हाई रिएक्टेंस की वजह से क्या होता है, वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन प्रोड्यूस होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अपने हाई रिएक्टेंस की वजह से क्या कर ले, वहां पे हाई रिएक्टेंस प्रोड्यूस करने के साथ साथ वोल्टेज को भी वो अल्टरनेटिवली एम्पलीफाई कर दे। ओके, फिर हम क्या बात करते हैं, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में। तो यहाँ पे जिस तरह से आप इसका नाम को देखते हैं तो नाम में क्या आता है, डायरेक्ट कपल्ड। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप कोई भी कंपोनेंट इन बिटवीन यूज नहीं करने वाले हैं। इन बिटवीन का मतलब क्या होता है, कंसिडर करिए कि ये फर्स्ट स्टेज है, कंसिडर करिए कि ये क्या है, सेकंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज को जब आप सेकंड स्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप उसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते हैं, वहां पे आप कुछ हेल्पिंग कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उसका क्या बनता है, अलग अलग सब टाइप्स बनता है। अगर आप यहाँ पे R और C का यूज करते हैं तो ये क्या बन जाता है, RC कपल्ड एम्पलीफायर। अगर आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट का यूज नहीं करते हैं और अगर आप इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो टाइप बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। क्योंकि यहां पे कोई भी कंपोनेंट एज अ हेल्पिंग कंपोनेंट यूज नहीं किया हुआ है, इसलिए ये जो हमारा तीसरा टाइप बनता है उस तीसरे टाइप को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। आई होप कि आपको ये तीनों पार्ट्स में अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। पहला डिस्क्रिप्शन था आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, जिसमें मैंने आपको ये बोला कि वहां पे रजिस्टर और कैपेसिटर एज अ हेल्पिंग कंपोनेंट यूज होते हैं। फिर दूसरा टाइप आया ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, जहां पे मैंने आपको अच्छी तरह से डिफरेंस बताया कि यहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करने वाले हैं
जो कि अपने टर्न रेशियो के इक्वेशन की वजह से वहां पे हाई इंपीडेंस जनरेट करेगा और उस हाई इंपीडेंस की वजह से वो वोल्टेज को अच्छी तरह से अल्टरनेटिवली एम्पलीफाई करेगा। और तीसरा टाइप क्या आया, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, कि वहां पे कोई भी कंपोनेंट एज ए हेल्पिंग कंपोनेंट यूज नहीं होते हैं, वहां पे फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज डायरेक्टली कनेक्ट किए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है वहां पे आपको कुछ अलग तरह से कंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर करने होते हैं। वहां पे पोटेंशियल डिवाइडर बायस का यूज नहीं करते हैं। आई रिपीट, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में आप पोटेंशियल डिवाइडर बायस का यूज नहीं करते हैं, आप वहां पे कॉम्प्लीमेंटरी कनेक्शन लेते हैं। कॉम्प्लीमेंटरी से मेरा मतलब क्या है कि अगर पहला ट्रांजिस्टर एनपीएन है तो दूसरा ट्रांजिस्टर कौन सा होगा, पीएनपी होगा। तीसरा ट्रांजिस्टर फिर कैसे होगा, एनपीएन होगा। मतलब कि पहला आया एनपीएन, दूसरा कौन सा आया, पीएनपी, फिर तीसरा कौन सा आया, एनपीएन। मतलब कि ये दोनों ट्रांजिस्टर के जो टाइप है वो टाइप अल्टरनेटिवली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, डायरेक्टली कपल्ड होते हैं। और दूसरी बार मैं बोल देता हूं कि वहां पे पोटेंशियल डिवाइडर बायस का इस्तेमाल नहीं होने वाला है। तो ये जो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है उसका एक अलग से नया वर्ड बन के आता है, उसका मैंने प्रोनाउंसिएशन आपको क्या बताया, उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंटरी कनेक्शन। मतलब कि वो कॉम्प्लीमेंटरी कंस्ट्रक्टेड होता है कि यहाँ पे एक टाइप होता है एनपीएन तो दूसरा बन जाता है पीएनपी, फिर तीसरा क्या बन के आता है, एनपीएन। तो आपको ये टाइप्स में याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज होगा और डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर में आप एक कॉम्प्लीमेंटरी कंस्ट्रक्शन लेने वाले हैं। उस कॉम्प्लीमेंटरी कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होगा कि आपको एनपीएन के साथ पीएनपी और पीएनपी के साथ एनपीएन को बैक टू बैक कनेक्ट करना है। ओके, फिर बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में। हियर नोट दैट दिस ऑल द एम्पलीफायर विल कंसिस्ट एट लीस्ट 2 स्टेजेस और मोर, हेंस दे आर नोन एज मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मतलब कहने का ये है कि अगर आप 2 स्टेज को कपल करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एटलीस्ट यहाँ पे कितने स्टेज का यूज करना पड़ेगा, 2 का यूज करना पड़ेगा। तो ये एक स्टेज का यूज नहीं करता है, इसलिए आप इसे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई नहीं बोल सकते हैं और ना ही आप इसे डबल स्टेज बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज का ही यूज करने वाले हैं तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये 2 स्टेज एम्पलीफायर है। लेकिन जनरली 2 स्टेज में आपका जो काम है, आपकी जो नीड है वो नीड कंप्लीट नहीं होती है। इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है, आपको ज्यादा से ज्यादा स्टेजेस को एक दूसरे के साथ बैक टू बैक कनेक्ट करना पड़ता है। इसकी वजह से यहाँ पे 2 और मोर स्टेजेस एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कास्केडेड होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसकी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, ऑलवेज मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मतलब कि ये जो कपलिंग शेम है वो कपलिंग शेम प्रॉपरली किस टाइप के ट्रांजिस्टर का एक पोर्शन है, वो एक स्पेसिफिकली मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर के जो पोर्शन है उसका जो एक बड़ा सा व्यू है, बड़ा सा जो एक इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आगे देखते हैं इन सभी सर्किट्स के मैकेनिज्म के बारे में।